चलो शुरू करते हैं। अब तक का जो हमारा गोल रहा था, किसी वेक्टर स्पेस का ऐसा सबसेट फाइंड करना, स्मॉलेस्ट सबसेट फाइंड करना जो V को जनरेट करे, जिसको हमने मिनिमल जनरेटिंग सेट कहा था। और वहां से फिर हमारे पास दो नई टर्मिनोलॉजी आई थी, लीनियरली डिपेंडेंट सेट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। और वहां से हमने फिर बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस डिफाइन किया था, और फिर हमने ये भी प्रूफ किया था कि जो मिनिमल जनरेटिंग सेट होता है वो बेसिस होता है, और बेसिस होता है वो मिनिमल जनरेटिंग सेट होता है किसी वेक्टर स्पेस का। तो अब जो हमारे मेन गोल था कि मिनिमल जनरेटिंग सेट फाइंड मतलब एग्जिस्टेंस दिखाना या फाइंड करना किसी वेक्टर स्पेस का, वो अब जो बेसिस है उसमें कन्वर्ट हो जाता है कि बेसिस का एग्जिस्टेंस दिखाना और किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस फाइंड करना। ठीक है, तो वो मिनिमल जेनेटिक सेट के ही इक्विवेलेंट है। उसके बाद में हमने हमारा जो मेन जो फोकस रहा था वो ये रहा था कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए बेसिस फॉर ए वेक्टर स्पेस। तो उसके लिए हमने कुछ थ्योरम्स डेवलप की थी, और जिसमें से हमारी जो मेन थ्योरम थी वो क्या थी, रिप्लेसमेंट थ्योरम, जिसमें हमने सिंपल सा ये देखा था कि अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है हमारे पास और कोई उसका लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट लेते हैं तो उसको हम बेसिस में एक्सटेंड कर सकते हैं, बट वो फाइनाइट डायमेंशनल के केस के लिए। बट व्हाट अबाउट इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस? क्या इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए हर बार बेसिस एग्जिस्ट करेगा? चलो मतलब कुछ इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि V इज इक्वल टू Rx। ठीक है, इसका मतलब स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स। आपने रिंग थ्योरी वगैरह में पढ़ा होगा इनको। ठीक है, तो ये स्पेस होता है, वेक्टर स्पेस बनता है। इसका बेसिस क्या होता है? इस टाइप से दिखता है ना, 1x x के x क्यूब, ऐसे इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो यहाँ हमें पता है कि इसका बेसिस एग्जिस्ट कर रहा है, हमने शो कर दिया। काफी इजी प्रूफ है इसका। ठीक है, बीटा को बेसिस प्रूफ करना इस वेक्टर स्पेस के लिए। तो यहाँ हमारे पास बेसिस एग्जिस्ट कर रहा है इस वेक्टर स्पेस के लिए। बट अगर आप वेक्टर स्पेस लो R ओवर Q, हमने थर्ड असाइनमेंट में ये प्रूफ किया था ये वेक्टर स्पेस होता है और ये फाइनाइट डायमेंशनल नहीं होता है, हमने ये प्रूफ किया था, यानी कि इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है। बट हमने ऐसा कोई भी बेसिस कंस्ट्रक्ट नहीं किया था जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट थे। ठीक है, क्योंकि इसका जो बेसिस है उसको कंस्ट्रक्ट करना इजी नहीं है और इमेजिन करना तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप चाहो तो कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास कर सकते हो, बट नहीं कर पाओगे। ठीक है, उतना मतलब इमेजिन करना तो इम्पॉसिबल ही है इसको। ठीक है, तो क्या इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर बेसिस अगर हम कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका बेसिस एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? इसका आंसर हम फिर कैसे दे सकते हैं जब हम इसका मतलब बेसिस के बारे में मतलब कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं? तो क्या इसका मतलब हम क्या क्या हमारे पास प्रूफ है कि इसकी क्या गारंटी दे सकते हैं कि इसका बेसिस एग्जिस्ट करे ही करेगा? तो आज के इस लेक्चर में हम यही प्रूफ करने वाले हैं कि एवरी वेक्टर स्पेस हैज ए बेसिस। तो इसको प्रूफ करने के लिए करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिस की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान केंद्रित करना होगा, और वो क्या है कि बेसिस किसको बोलते हैं? जो ऐसा सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V जो वेक्टर स्पेस V को जनरेट करे। बट यहाँ जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनता है बेसिस, वो एक तरह से ऐसा होता है कि मैक्सिमल टाइप सा होता है। मैक्सिमल यानी कि ऐसा कोई भी वेक्टर स्पेस का ऐसा मान लो कि बीटा इसका बेसिस है V का। ठीक है, तो बीटा को कंटेन करने वाला ऐसा कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट S नहीं मिलेगा जो बीटा को प्रॉपर्ली कंटेन करेगा। ठीक है, इनफाइनाइट फाइनाइट के केस में तो हम इजीली देख ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल R क्यूब ओवर R लो। ठीक है, और इसका मान लो कि पहले आप एक सेट लो 1 0 0 और 0 1 0। ठीक है, आपको पता है ये बेसिस नहीं बनता है R क्यूब का। ठीक है, इसका दो रीजन है। एक तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है बट ये इसको स्पेन नहीं करता है। अगर दूसरे तरीके से इसको देखें तो इसको कंटेन करने वाला हमारे पास एक और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, वो कौन सा है? 0 1 0, और इसको मैं मान लेता हूँ 0 0 1। ठीक है, तो ये सेट इसको प्रॉपर्ली कंटेन कर रहा है। ठीक है,
तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं, मतलब इस तरीके से एक बेसिस को हम देख सकते हैं कि बेसिस वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा जो किसी दूसरे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में प्रॉपरली कंटेन नहीं करेगा। अब ये देखो, क्या ऐसा कोई इस वेक्टर स्पेस का सब सेट एग्जिस्ट करेगा जो ये जो सेट है इसको कंटेन करेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऐसा सेट एग्जिस्ट करेगा इसका आर क्यूब का, मतलब 4 कार्डिनलिटी या 5 कार्डिनलिटी वाला अलाई सेट नहीं करेगा ना, ठीक है। तो ये इसका मतलब इसको कंटेन करने वाला सिर्फ ये इकलौता अलाई सेट है। ओके, तो बेसिस को देखने का ये अलग नजरिया है, ठीक है। तो इसी को हम अपनी जो प्रूफ है एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिस उसमें यूज करेंगे, इस जो हमारा ये जो नजरिया है इसको बेसिस को देखने का, इसकी हेल्प से। तो इसको हम आगे जाके मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट से डिफाइन करेंगे, बट उससे पहले मुझे एक छोटा सा जो मैं यूज करूंगा एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिस दिखाने के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेट थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, या लेम्मा कहें या एक्सियम कहें, जॉन्स लेम्मा, ठीक है। रियलिस्टिक के कोर्स में आपने पढ़ा होगा, बट मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करवाने वाला हूँ। और उसके लिए हमें सबसे पहले दो टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझना होगा, पार्शियल ऑर्डर सेट एंड टोटल ऑर्डर्ड सेट। ओके, तो चलो कंसीडर करो, लेट x is a non-empty set, a relation मैं उम्मीद करूंगा आपको पता होगा, मैथमेटिक्स वाला रिलेशन, ठीक है। ए रिलेशन इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर इफ, पहली कंडीशन क्या होगी, एक एलिमेंट x का कोई भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते थे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, ये जस्ट नोटेशन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो सिंबल यूज किया जस्ट मैं नोटेशन के लिए यूज किया, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि लेस देन इक्वल टू। ओके, सेकंड क्या होती है कि अगर x y से रिलेटेड है और y x से रिलेटेड है तो वो क्या होने चाहिए, दोनों एलिमेंट इक्वली ही होंगे। ओके, इसको एंटीसिमेट्रिक बोलते हैं ना। थर्ड क्या होती है, ट्रांजिटिव, अगर x y से रिलेटेड है और y z से रिलेटेड है तो वो क्या होना चाहिए, x क्या रिलेटेड होना चाहिए, z से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। और इन तीनों प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई करेगा रिलेशन उसको बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। ओके, और देन द सेट x with relation with partial order relation is called partial ordered set। ओके, पर इसमें एक छोटा सा ये रहता है कि इसमें जरूरी नहीं होता कि हर दो कोई भी एलिमेंट है इसका, x के कोई भी दो एलिमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, यानी कि ऐसे भी पॉसिबल है कि x और y x में है और जरूर नहीं कि वो रिलेटेड हो एक दूसरे से, या ये हो या फिर ये हो, ठीक है। इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों रिलेटेड ही ना हो। ओके, तो इसको इसलिए थोड़ा सा पार्शियल ऑर्डर सेट करने का थोड़ा नजरिया है, ठीक है। बट जिस सेट में ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऑर्डर होती है उसको बोलते हैं टोटल ऑर्डर्ड सेट। ओके, तो इस सबसेट
totally ordered set. A subset Y of a partial ordered set X is called totally ordered if either X related to Y or Y related to X for every X Y belong to Y. ये डेफिनेशन क्लियर दो. ओके. और अब अपर बाउंड और मैक्सिमल एलिमेंट और डिफाइन कर देता हूं इसके साथ. An element X not belong to X is called upper bound for Y if Y less than equal to X not for all Y belong to Y. ओके. Y सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या रहने चाहिए, अगर X नॉट से रिलेटेड है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए. तो X नॉट क्या हो जाएगा, अपर बाउंड. एंड X नॉट belong to X is called maximal element of X if there does not exist any X belong to X such that X. ओके. और यहाँ ये बात क्लियर है ना, ऐसा कोई भी X का एलिमेंट नहीं होना चाहिए अगर वो रिलेटेड X नोट से, तो इस तरीके से रिलेटेड नहीं होना चाहिए. जो मुझे जॉन्स लेमा के लिए जो चाहिए था वो मैंने डिफाइन कर दिया. हाँ, एक छोटा सा कुछ बुक्स में ना जो ये टोटली ऑर्डर्ड सेट ना ये यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह चैन को यूज करते हैं. एक टर्मिनोलॉजी चैन होती है, ठीक है, उसको यूज करते हैं. तो बट उसका मतलब भी यही होता है कि उसमें बोलते हैं कि एक चैन ऐसा होता है सी सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स के सबसेट ऑफ एक्स सच दैट इसमें क्या होता है कि कोई भी दो एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. ठीक है, तो उसका मतलब ये सेम यही होता है जो मैंने डिफाइन किया ना टोटली ऑर्डर्ड सेट, उसका मतलब यही होता है. ओके, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं दूसरी बुक में पढ़ो और फिर वहां देखो कि वहां तो चैन यूज किया हुआ है. ओके, तो अब जो सेट थ्योरी की जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है जॉन्स लेमा, वो मैं डिफाइन कर रहा हूं. किसी को पता है जॉन्स लेमा क्या होती है? If every subset totally ordered subset Y of X has an upper bound then X has at least a maximal अगर कोई X हमारे पास पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है और उसका कोई भी टोटली ऑर्डर्ड सबसेट लें और उसका अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट कर रहा है हर सबसेट के लिए, तो X का हमेशा क्या होगा, एक कम से कम एक मैक्सिमल एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा. ओके,
तो ये होती है जोन्स लेमा। कुछ इसका यूज हम करने वाले हैं एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिस के लिए कि किसी भी वेक्टर स्पेस का हमेशा एक बेसिस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो कुछ बुक्स में या कुछ आप इंटरनेट पे पढ़ोगे तो वहां आपको लिखा मिलेगा कि इसका जो प्रूफ है एवरी वेक्टर स्पेस है जो बेसिस, इसका प्रूफ है वो एक्सियम ऑफ चॉइस की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। तो बट एक्चुअल में जो प्रूफ होता है वो जोन्स लेमा से ही होता है, ठीक है। बट वहां एक्सियम ऑफ चॉइस क्यों लिखा होता है? क्योंकि जो जोन्स लेमा का प्रूफ है वो एक्सियम ऑफ चॉइस से होता है, ठीक है। तो इसलिए कहीं 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 आपको इंटरनेट पे देखने को मिल जाएगा कि एवरी वेक्टर स्पेस है बेसिस, तो इसको प्रूव करने के लिए एक्सियम ऑफ चॉइस का यूज होता है, ओके। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, एक्चुअल में जोन्स लेमा का ही यूज होता है, बट एक्सियम ऑफ चॉइस और जोन्स लेमा जो होती हैं दोनों इक्विवेलेंट एक्सियम होती हैं, ओके। चलो मैं पहले एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर देता हूँ, फिर उसके ऊपर वापस लौटते हैं। आपने कहीं सुना होगा ये ना, या पढ़ा होगा? पहले क्या होना चाहिए कि बीटा मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट से ही थोड़ा ये गेस कर सकते हैं कि इसके डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। जो मैक्सिमल मतलब पहली बात तो पहले तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। इफ बीटा इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकंड वन इज एनी सेट containing V containing beta is itself beta, ठीक है। जो बीटा को कंटेन करने वाला लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा वो खुद बीटा ही होगा, ऐसा कोई और एग्जिस्ट नहीं करेगा बीटा डेस जो प्रॉपरली बीटा को कंटेन करेगा, ऐसा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है। तो मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन क्लियर है क्या आपको? ओके, ठीक है। अब मैं ये प्रूफ करने वाला हूं कि जो बेसिस है हमारा और जो मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है किसी वेक्टर स्पेस का, दोनों इक्वल होते हैं। यानी कि फॉर ए वेक्टर स्पेस V ए basis beta a set beta is basis for a vector space V if and only if beta is maximum linearly independent set of V, okay। और फिर जो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिस है ना, हमें जो प्रूफ करना है, जो हमारी प्रॉब्लम है कि हर वेक्टर स्पेस का बेसिस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो किस में चेंज हो जाएगा कि existence of maximal linearly independent set of a vector space, okay। चलो is a vector space over a field of is subset of V is basis for V if and only if beta is
ऑफ वी। ओके, प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बीटा बेसिस है वी का। लेट बीटा इज बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस वी। थ्योरम की स्टेटमेंट सही है क्या? बीटा इसमें से नहीं है, बीटा इज मैक्सिमल एलाई। मैक्सिमल, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है ना? क्योंकि बीटा बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हो ही जाएगा। सिंस बीटा इज बेसिस, वी हैव बीटा इज linearly independent set। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूफ कर दी है। प्रूफ क्या की है तो ऑब्वियसली है। अब सेकंड हमें प्रूफ करना है कि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा जो कंटेन करेगा बीटा को, वो खुद बीटा ही पॉसिबल है और कोई नहीं होगा। ओके, तो वो कैसे प्रूफ करेंगे? आपने एक रिजल्ट मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने देखा कि वो लेक्चर 11 में पढ़ाया था आपको कि कोई भी, मान लो कि आपके पास बीटा इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ठीक है, अलाई लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है किसी वेक्टर स्पेस V का, देन V डज नॉट बिलोंग टू स्पेन ऑफ बीटा इफ एंड ओनली इफ बीटा यूनियन V क्या होगा, अलाई। आपको ध्यान हो तो मैंने एक रिजल्ट करवाया था आपको। ओके, रिजल्ट 5, और इसका नेगेशन ले तो बीटा बिलोंग टू स्पेन ऑफ बीटा इफ एंड ओनली इफ बीटा यूनियन V क्या हो जाए, अल्डी। ओके, ये जस्ट नेगेशन है, तो जस्ट इसी का ही यूज करने वाले हैं। लेट beta dash is another linearly independent set of V which contain beta properly। ठीक है, देन क्या होगा, देन लेट चूज कर लेते हैं, लेट V बिलोंग टू, अब क्योंकि प्रॉपरली कंटेन कर रहा है तो हमारे पास एक ऐसा बीटा डैश में ऐसा V बिलोंग करेगा ना जो बीटा में नहीं होगा। ओके, और वो क्या होगा, क्योंकि ये बीटा डैश में यानी कि V में है और इसमें नहीं है, यहाँ बीटा डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, नोट दैट बीटा यूनियन V इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, और वो क्या इंप्लाई करेगा, बाय रिजल्ट 5 V does not belong to span of बीटा। ओके, और क्योंकि बीटा क्या था, बेसिस था ना, और वो तो पूरे वेक्टर स्पेस को स्पेन करना चाहिए था, बट एक एलिमेंट ऐसा, एक वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट कर गया जो स्पेन ऑफ बीटा में नहीं है, which contradict that, which contradict the the possibility of
ये क्लियर है ना? तो कंट्राडिक्शन आ गई, यानी कि हमने सपोज गलत किया था, तो मैं यहाँ सपोज लिख देता हूँ लेट की जगह। ओके, तो एक साइड हमारी प्रूफ हो चुकी है। सेकंड साइड कैसे प्रूफ करेंगे? कन्वर्सली लेट बीटा इज मैक्सिमल। ये कंट्राडिक्शन आ गई, ये प्रूफ हो गया ना, मतलब ये लिखने की आवश्यकता नहीं है आई थिंक, कि हमने माना था कि बीटा डैश ऐसा कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट है जो बीटा को प्रॉपर्ली कंटेन कर रहा है, ठीक है। वो कंट्राडिक्शन आ गई, तो ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जो प्रॉपर्ली कंटेन करेगा बीटा को। ओके, यानी कि बीटा क्या हो जाएगा हमारा? मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। मैं लिख देता हूँ, चलो। therefore बीटा इज मैक्सिमल linearly independent set। ओके, कन्वर्स कैसे करेंगे? लेट बीटा इज मैक्सिमल लीनियरली, बताना चाहेगा कोई? हिंट मैंने दे ही रखा है। बेसिस कैसे प्रूफ करेंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बीटा लीनियरली, स्पेनिंग दिखा देंगे। हाँ स्पेनिंग फिर कैसे दिखाएंगे? वीक स्पेनिंग, मतलब एक प्रॉपर वे जो आपको आप सोच सकते हो। लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें जस्ट शो करना है वी क्लेम दैट। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मतलब उतना सोचने की आवश्यकता नहीं है कि स्पेन ऑफ बीटा किसके इक्वल होगा? वी के इक्वल। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए कोई वेक्टर ऐसे एग्जिस्ट दिखाएं। लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं, बट यहाँ आई थिंक उतनी आवश्यकता नहीं होगी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की। अगर आर्बिट्रेरी वेक्टर लेके और बीटा के वैसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए तो। अच्छा, बट आर्बिट्रेरी वेक्टर के लिए हो गया तो फिर कह देंगे आर्बिट्रेरी के, तो हर एक वेक्टर को लिख सकते हैं। हाँ करना तो वही है, बट चलो फिर एक तरफ इस तरीके से सोच सकते हैं क्या, कंट्राडिक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। इतना तो हमें पता है, स्पेन ऑफ बीटा, ये क्या था? सब स्पेस होता है ना वी का, तो एक साइड तो हमें क्लियर है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि वी इसका मतलब कंटेन करेगा। सपोज करो, सपोज देयर एग्जिस्ट ए वी बिलोंग टू वी सच दैट, जो स्पेन में नहीं है, ठीक है। राहुल, क्योंकि तुमने बताया उसमें मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का कहीं यूज नहीं हो रहा था, इसलिए मैं इसके लिए जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि ये देखते ही तो आपको पता चल गया होगा कहाँ यूज होगा, कैसे यूज हो रहा होगा मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ओके, तो v डज नॉट बिलोंग टू स्पेन ऑफ बीटा, यानी ये जो कंडीशन थी, बीटा डज नॉट बिलोंग टू इफ एंड ओनली इफ बीटा यूनियन v क्या होगा? अलाई सेट। देन बीटा यूनियन, मैं लिख देता हूँ रिजल्ट 5, देन बाय रिजल्ट 5, अगर आपको ध्यान नहीं है तो 11th जो लेक्चर हुआ था उसमें है ही। ओके, बीटा यूनियन v इज अलाई सेट, सेट ऑफ v, बट बीटा यूनियन v containing beta properly, which contradict
the assumption that beta is maximal Li set। तो ये क्या हो जाएगा? तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, इसका मतलब हमने जो सपोज किया वो सपोज गलत किया, यानी कि ऐसा कोई भी वेक्टर v एग्जिस्ट नहीं करेगा जो क्या होगा स्पेन बीटा में बिलोंग नहीं करेगा। तो देयरफॉर span of beta is equal to v and beta is basis for v, hence the proof। ओके ये प्रूफ समझाया ना, जस्ट सिंपल डेफिनेशन से ही चले हैं, उतना कुछ इस प्रूफ में था भी नहीं। जो नेक्स्ट प्रूफ आएगा उसमें काफी इंटरेस्टिंग वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चलो अब मैंने ये प्रूफ कर दिया कि बेसिस और मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है वो इक्विवेलेंट ही है। तो अब मुझे अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं कि कोई वेक्टर स्पेस V है मेरे पास और हमेशा उसके लिए एक मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब बेसिस एग्जिस्ट करेगा ना, देन वी आर डन। ओके ओके और थ्योरम क्या है कि let V is a vector space इसको मैंने ज्यादा ही गंदा लिखा है, वेक्टर स्पेस and S is any linearly independent subset of V, then there exists a maximal linearly independent subset of V which contain S। ओके तो मेरे पास एक मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हो जाएगा V का, तो इसका मतलब मेरे पास वो बेसिस बन जाएगा V का। ओके और ऐसा चूज तो कर ही सकते हो ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हर वेक्टर स्पेस में कम से कम एक अलाई सेट तो चूज कर ही सकते हो, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है तो प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ के लिए जॉन्स लेमा यूज करेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो उसके लिए मुझे पहले तो एक ऐसा पार्शियल ऑर्डर्ड सेट कंस्ट्रक्ट करना होगा, ठीक है, और फिर उसकी किसी भी टोटली ऑर्डर्ड सबसेट के लिए मुझे प्रूफ करना होगा अपर बाउंड, देन वी आर डन। एक्स हैज एट मतलब कम से कम एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा, मैक्सिमल एलिमेंट होगा, हमें ये प्रूफ करना है मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा विच कंटेन अस। तो ये जो एक्स है वो मैं कैसे कंस्ट्रक्ट करूं कि अगर मैं जॉन्स लेमा अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं, उसके लिए अप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास ये आ जाए जो मुझे चाहिए कि मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट V का एग्जिस्ट करेगा जो S को कंटेन करेगा। ठीक है तो मैं X को क्या डिफाइन करूं और क्या पार्शियल ऑर्डर मतलब रिलेशन डिफाइन करूं कि अगर मैं ये जॉन्स लेमा अप्लाई कर देता हूं और ये अप्लाई हो जाती है तो मेरे पास ये इस थ्योरम का प्रूफ हो जाए। क्या कर सकता हूं मतलब क्या डिफाइन करूं मैं X को? सोचो थोड़ा। मुझे जॉन्स लेमा यूज करनी है और जॉन्स लेम और मुझे प्रूफ क्या करना है, तो पहले ये देखो मुझे प्रूफ सिंपल सा ये करना है कि जो मतलब एक मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट एग्जिस्ट करेगा V का जो S को कंटेन करेगा।
ओके, मुझे ये प्रूफ करना है। अब जॉन्स लेमा मुझे क्या देता है कि अगर x कोई पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है और उसका हर टोटल ऑर्डर्ड सबसेट का क्या होगा, एक अपर बाउंड है, तो x हैज एटलीस्ट ए मैक्सिमल एलिमेंट। तो यहां मुझे एक मैक्सिमल एलिमेंट मिलेगा, बट मुझे मैक्सिमल एलिमेंट चाहिए कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, जो x को s को कंटेन करे। तो थोड़ा सोच सकते हो कि x को मैं क्या डिफाइन करूं कि उसका अगर मैक्सिमल एलिमेंट हो जाए तो मेरी प्रूफ हो जाए थ्योरम का। क्वेश्चन समझा है आपको? मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं बता पाया आपको। सबको है ना क्वेश्चन, मतलब मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? हाँ, तो क्या डिफाइन कर सकते हैं एक्स को? मैं चाहता हूँ कि जवाब दो आप, क्योंकि अगर ये डिफाइन कर दिया ना आप, मतलब एक्स डिफाइन करना ही इसमें सबसे मेन वो है। दो स्टेप है, एक और स्टेप और आएगा जिसमें आपको सोचना होगा, बाकी प्रूफ इजी है। चलो मैं डिफाइन कर देता हूँ। कंसीडर दिस सेट, ये जैसे डिफाइन किया वो समझाए। ए के वो सारे सबसेट, वी के वो सारे सबसेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और एस को कंटेन कर रहे हैं। तो अब इस फैमिली का अगर मैं मैक्सिमल एलिमेंट प्रूफ कर देता हूं तो वो एक्चुअल में क्या होगा, वो होगा ना लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट वी का जो कंटेन करेगा एस को। ये बात समझ आई? अगर मैं इसका मैक्सिमल एलिमेंट प्रूफ कर देता हूं देन वी आर डन। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना है कि अब मैक्सिमल एलिमेंट प्रूफ करना है, और जॉन्स लेमा अगर मुझे अप्लाई करनी है तो मुझे इसका कोई भी टोटली ऑर्डर्ड सबसेट लेना होगा y, जो क्या करे, जिसका एक अपर बाउंड होगा। ठीक है, हर सबसेट का अगर अपर बाउंड हो जाता है तो मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। मुझे नहीं पता क्या कौन सा करेगा, क्या नहीं करेगा, कौन सा करेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके, बट एग्जिस्टेंस आ जाएगी कम से कम हमारे पास। तो चलो, लेट y सबसेट ऑफ x be any is any totally ordered set। ओके, तो इसमें कुछ ऐसे सबसेट्स होंगे, मतलब सबसेट x का, तो इसमें कुछ ऐसे लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होंगे y के अंदर जो s को कंटेन करेंगे। ओके, बट उसमें खासियत क्या होगी कि इसमें कोई भी दो एलिमेंट लोगे y में आप, ठीक है, तो वो क्या होंगे, या तो a b में कंटेन करेगा या b a में कंटेन करेगा। मैं चलो पहले डिफाइन कर देता हूँ ये ऑर्डर्ड सेट, मतलब मैंने ये डिफाइन नहीं किया ना अभी तक। define a relation on x by set inclusion, that is a is related to b if a कंटेन करेगा b में। ओके, सेट इंक्लूजन से मैंने इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया, और ये इजी है प्रूफ करना। इट इज इजी टू प्रूव दैट x is
partial ordered set with relation of set and inclusion। इजी है ना? क्यों इजी है? क्योंकि पार्शियल ऑर्डर्ड सेट प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है वो क्या होगा, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट वो होगा ना, पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन होगा ना। और उसको प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना होता है, रिफ्लेक्सिव। तो हर एक सबसेट अपने आप में कंटेन करता है ना, तो ए क्या हो गया, खुद से रिलेटेड हो गया, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। और अगर ए बी में कंटेन करता है और बी ए में कंटेन करता है तो ए इक्वल टू बी होता है ना, तो यानी कि एंटी सिमेट्रिक भी हो गया। और थर्ड क्या होती है, ट्रांजिटिव। अगर ए बी में कंटेन करता है और बी सी में कंटेन करता है तो ए सी में कंटेन करेगा ना, तो ट्रांजिटिव भी होल्ड कर रहा है, तो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हो गया ना। ओके ओके, तो अब पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हो गया। अब मैं इसका कोई भी सबसेट ले रहा हूं जो टोटली ऑर्डर्ड सेट है, तो इसमें क्या खासियत होगी कि कोई भी आप ए और बी लोगे, बिलोंग करेंगे जो वाई में, उसमें या तो ए बी में कंटेन करेगा या फिर बी ए में कंटेन करेगा, ठीक है। टोटली ऑर्डर्ड सेट की ये डेफिनेशन थी ना, तो इसमें इसका ही यूज करेंगे हम। तो इसका अपर बाउंड शो करना है, तो इसका अपर बाउंड क्या हो सकता है, y का। मुझे एक ऐसे एलिमेंट चाहिए x का जो y के सारे एलिमेंट इससे क्या रहे, मतलब अपर बाउंड को मैंने कैसे डिफाइन किया था, ये था ना, एलिमेंट x नॉट बिलोंग टू x इज कॉल्ड एन अपर बाउंड फॉर y इफ y लेस देन इक्वल टू x नॉट फॉर ऑल y बिलोंग टू y। इस तरीके से डिफाइन किया ना, ओके। तो लेट मैं डिफाइन कर लेता हूं, C, let C is equal to union of A belong to Y A। जितने भी एलिमेंट थे Y में, मतलब सब सेट ही होंगे ना ये सारे A, तो उनका सभी का यूनियन ले लिया, ओके। ये बात क्लियर है ना, इतनी मतलब अब तक जो हमने समझा है, ओके। सभी को ना मैं क्या करवाने का प्रयास कर रहा हूं, तो अब ये जो C है मैं इसको प्रूफ करूंगा कि ये अपर बाउंड होगा। वी क्लेम दैट C is upper bound, C belong to X is an upper bound for Y। तो इसको अपर बाउंड प्रूफ करने के लिए मुझे पहले क्या प्रूफ करना होगा कि ये जो C है वो X में बिलोंग करेगा, पहले तो मुझे ये प्रूफ करना है। और C को X में बिलोंग करवाने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना होगा, ये कब बिलोंग करेगा, जब C क्या होगा, अलाई सेट होगा जो S को कंटेन करेगा, ओके। तो सिंस A बिलोंग टू Y, कोई भी एलिमेंट Y में जो बिलोंग कर रहा है वो सबसेट, Y किसका सबसेट है, X का, यानी कि A X में बिलोंग कर रहा है, A बिलोंग टू X। और X में कौन से एलिमेंट है, A अलाई होगा और क्या होगा, कंटेन करेगा X को। We have A is अलाई सेट containing S को, ओके। अब इसका हर एक एलिमेंट क्या हो रहा है, S को कंटेन कर रहा है और अलाई है, तो ये यूनियन भी कंटेन करेगा ना S को, क्योंकि A कंटेन कर रहा है तो यूनियन भी तो कंटेन करेगा S को, ठीक है। Therefore S contain in C। ये समझाए कि S C के अंदर होगा,
ओके, क्यों क्यों मतलब एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सी मैंने यूनियन लिया है वाई के सभी एलिमेंट का, और वाई के सभी एलिमेंट क्या है, वो है सेट है वी के जो अल्लाह ही है और अस को कंटेन कर रहा है। अब हर एक एलिमेंट अस को कंटेन कर रहा है तो उसका यूनियन भी, अगर इनका यूनियन लेंगे वो भी तो अस को कंटेन करेगा ऑब्वियसली, तो इसीलिए क्या होगा, अस कंटेन करेगा सी में। अब मेरा एक बस जो रह गया वो ये रह गया कि सी को मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना होगा अगर मुझे एक्स में प्रूफ करना है। तो अस तो कंटेन कर गया, तो इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए क्या करेंगे, लेट v1 v2 vn belong to C be arbitrary and a1 a2 an belong to field such that a1 v1 plus a2 v2 plus an vn is equal to 0। ऐसे प्रूफ करते हैं ना। अब ai सभी ai को अगर मैं 0 प्रूफ कर देता हूं तो देन वी आर डन, सी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, तो इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए क्या करेंगे, अब देखो v1 v2 vn सी में है, तो सी में है तो कोई ऐसे a1 a2 an एग्जिस्ट करेंगे ना जिसमें v1 होगा v2 होगा और फिर vn किसी और किसी an में होगा। ओके, क्योंकि सी में बिलोंग कर रहे हैं तो इस यूनियन में बिलोंग कर रहे हैं। ओके, सो सिंस v1 v2 vn belong to C, there exist a1 a2 an belong to y such that, चलो मैं नोट और लिख देता हूं, such that not necessary such that vi belong to ai for each I less than n। ओके, तो ये जो a1 a2 an आएंगे ये y के ऐसे कुछ एलिमेंट आएंगे, मतलब सेट आएंगे कि हर एक v1 किस में होगा, ai में, vi किस में होगा, ai में होगा। और ये जो a1 a2 है ये डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं है कि v1 v2 ये दोनों एलिमेंट क्या पता a1 में ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि a2 में, मतलब तो फिर a1 a2 क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है। ये बात समझे आप यहां तक? ओके, अब क्योंकि हर एक ai क्या, अब ai a1 a2 an किस में है, y में है ना, और y क्या टोटली ऑर्डर्ड सेट है, और टोटली ऑर्डर्ड सिंस y इज टोटली ऑर्डर्ड सेट, there exists a sequence of these AIs such that without laws of generality we suppose that A1 कंटेन करेगा A2 में, A2 कंटेन करेगा A3 में। टोटली ऑर्डर्ड सेट है तो ये होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि A1 A2 दो एलिमेंट है y के, और y टोटली ऑर्डर्ड सेट है, या तो A1 बिलोंग करेगा A2 में या A2 बिलोंग करेगा A1 में, ठीक है। तो मैं विदाउट लॉज ऑफ जनरलिटी मान लेता हूँ A1 सबसेट होगा A2 का। सेम अब A2 और A3 y के एलिमेंट है, या तो A2 सबसेट होगा A3 का या A3 सबसेट होगा A2 का। तो विदाउट लॉज ऑफ जनरलिटी मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है। जस्ट इंडेक्सिंग चेंज कर देंगे अगर वो होगा तो, मान लो कि ये पॉसिबल होता है तो A3 को मैं A2 मान लेता हूँ और इसको वो मान लेता हूँ, ठीक है। तो इससे करके क्योंकि फाइनाइट सीक्वेंस है ना, A1 A2 फाइनाइट है, तो मेरे पास विदाउट ऑफ जनरलिटी मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये बात क्लियर है ना? ओके, ओके।
अब देखो v1 v2 vn ai में ना, therefore note that for each ai ठीक है, क्योंकि v1 v2 इन्हीं के अंदर है ना, तो और क्योंकि ये सभी सबसेट है an के, तो सारे vi किस में चले जाएंगे, an में चले जाएंगे। सिंस an is ali set we have, अब ali set है और ये एक्सप्रेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, a1 a2 इक्वल टू an क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ना, क्योंकि v1 v2 vn क्या है, अलाई वेक्टर्स हो जाएंगे ना, क्योंकि ये ai में an में कंटेन कर रही है और an क्या है, अलाई सेट है। ओके, ये बात क्लियर हुई ना। ओके ठीक है, सभी को समझ आ गया ना यहाँ तक। ओके, तो अब मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग कहां से की थी, कि कोई भी v1 v2 vn लिए थे c के आर्बिट्रेरी, और उनके लिए मैंने क्या दिखा दिया कि वो क्या है, अलाई सेट है, सॉरी अलाई वेक्टर्स है। तो देयरफॉर and that is v1 v2 vn are अलाई वेक्टर्स of c, but v1 v2 vn are arbitrary vectors of c, therefore c is अलाई सेट। Since C is अलाई set containing S, we have C belong to X। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, अब C बिलोंग टू X है, नोट दैट अब हर एक एलिमेंट किस में कंटेन करेगा, Y का कोई भी एलिमेंट है वो C में कंटेन करेगा ना। नोट दैट फॉर एनी A बिलोंग टू Y, ये सबसेट होगा C का, क्योंकि ये C क्या है, यूनियन है ना सभी का। ठीक है, तो Y से मैं कोई भी एलिमेंट A लूंगा जो Y में बिलोंग करेगा, तो वो C का सबसेट हो जाएगा ना, क्योंकि ये सभी का यूनियन है। ओके, दैट इज C is an upper bound of Y। ओके, तो ये अपर बाउंड हो गया, बट Y is any totally ordered set of X। Therefore, by John's lemma we have जॉन्स लेमा यूज कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया है कि x कोई भी टोटली ऑर्डर्ड सेट है, उसका कोई भी कोई भी पार्शियल ऑर्डर्ड सेट x था, उसका कोई भी टोटली ऑर्डर्ड सबसेट लिया मैंने y, उसका एक अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो बाय जॉन्स लेमा क्या हो जाएगा, x एज एन मैक्सिमल एलिमेंट। और इसका मैक्सिमल x का मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो गया, कि मेरे पास एक ऐसा मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एग्जिस्ट कर रहा है जो अलाई हो, मतलब ऐसा सेट एग्जिस्ट कर रहा है जो अलाई होगा और जो कंटेन करेगा अस को, और मैक्सिमल होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन सेट एंड इंक्लूजन के रिस्पेक्ट में। ओके, देयरफॉर there exists
ए मैक्सिमल अलाई सेट ऑफ V which contain S and T. ये समझ आया ना प्रूफ? ओके, तो इसमें हमने जस्ट उतना कुछ किया नहीं प्रूफ में, जस्ट इतना सा था कि हमने एक ऐसा सेट डिफाइन किया जो क्या कर रहा है, ऐसे सबसेट कंटेन कर रहा है V के जो अलाई है और कंटेन कर रहा है S को। उसके ऊपर हमने एक रिलेशन अप्लाई किया सेट इंक्लूजन का, और उसके रिस्पेक्ट में हमारा सेट एक्स क्या बन गया, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बन गया। फिर हमने कोई भी आर्बिट्रेरी वाई सबसेट लिया एक्स का जो टोटली ऑर्डर्ड सेट था, फिर हमने उसका एक अपर बाउंड शो कर दिया। तो यानी कि हर एक टोटली ऑर्डर्ड सेट का सबसेट का जो एक्स का जो भी सबसेट है टोटली ऑर्डर्ड सेट, उसका एक अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो वहां से क्या हो गया हमारे पास, जोन्स लेमा की हेल्प से हमें एक्स का एक मैक्सिमल एलिमेंट मिल गया। और मैक्सिमल एलिमेंट मिलने का क्या मतलब हुआ कि ऐसा मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट मिल गया जो एस को कंटेन करेगा। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, V का मैक्सिमल एलिमेंट का एग्जिस्टेंस, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का एग्जिस्टेंस प्रूफ हो गया। तो वहां से हमारे पास बेसिस का भी एग्जिस्टेंस प्रूफ हो गया ना। हो गया ना, ठीक है, क्योंकि हर वेक्टर स्पेस का एक मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है, और ये एग्जिस्ट कर रहा है। और हमने यहाँ थ्योरम प्रूफ की थी कि मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और जो बेसिस होता है दोनों इक्विवेलेंट होते हैं ना किसी वेक्टर स्पेस के लिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिस। ये समझाया यहाँ तक, ये सब सबको ना। चलो, तो आज के लिए मुझे जस्ट इतना ही प्रूफ करना था, मेन जो था वो यही था, वेक्टर स्पेस का बेसिस एग्जिस्ट करवाना, एवरी वेक्टर स्पेस इज ए बेसिस।